राष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 57 से अनुच्छेद 61 तक पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं या अर्हताएं को बताता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति है, तो क्या वह फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? निर्वाचित कहने का मतलब चुना जाना। तो क्या वह व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति चुना जा सकता है, या फिर हम कहें कि क्या वह व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति बन सकता है? तो आइए इसी का जवाब देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति है तो वह फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, अर्थात वह फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका जवाब है कि कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। पहली बार 1952 में और दूसरी बार 1957 में। अब देखिए, यहाँ नोट करके लिखा गया है कि अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। अब बात करें अनुच्छेद 58 की, तो यह राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं या अर्हताएं को बताता है। योग्यताएं या अर्हताएं कहने का मतलब क्वालिफिकेशन। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार हैं, तो उन उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखते हैं कि यहां पॉइंट में कर इनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो। वह कहने का मतलब कि जो भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो का मतलब यह हुआ कि चुनाव लड़ने के समय उस उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तो अब यहां से 2 प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 35 वर्ष होनी चाहिए। तो जबकि उस उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर 100 वर्ष भी है उम्र तो भी वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। फिर बात करते हैं तीसरी योग्यता के बारे में कि वह लोकसभा का सदस्य, जिसे सांसद भी कहा जाता है, लोकसभा के सदस्य को सांसद भी कहा जाता है या एमपी भी कहा जाता है, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने या चुने जाने की योग्यता रखता हो। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो संघ सरकार कहिए या भारत सरकार कहिए या केंद्र सरकार, तो संघ सरकार, राज्य सरकार किसी स्थानीय या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद कहने का मतलब कि यहां देखते हैं, या नोट करके लिखा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों का पद
लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से इस पद पर है तो उनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो यही था योग्यता। अब आगे बढ़ने से पहले हम पहले और तीसरे पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। कई बार क्या होगा कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार की क्या क्या योग्यताएं हैं, तो उसमें जो है पहला ऑप्शन आपको लिखा जाएगा कि वह भारत का जन्मा नागरिक हो। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, लेकिन ऑप्शन में आपको लिखा जाएगा कि वह भारत का जन्मा नागरिक हो। तो भारत का नागरिक और भारत का जन्मा नागरिक में अंतर है। अगर ऑप्शन में भारत का जन्मा नागरिक हो तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कहिएगा क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। भारत का जन्मा नागरिक हो का मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति का जन्म भी भारत में ही होना चाहिए। लेकिन भारत का नागरिक हो का मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ये अमेरिका का नागरिक है, लेकिन मान लीजिए कि भारत में रहने के बाद वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो जिस तिथि को वह भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा उस तिथि से वह भारत का नागरिक कहलाता है। तो उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो यही है इसका मतलब कि भारत का जन्मा नागरिक और भारत का नागरिक। तो भारत का जन्मा नागरिक का मतलब हो गया कि जो सिर्फ भारत में जन्म लिया है वही सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि अगर ऑप्शन में भारत का जन्मा नागरिक हो तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आइए तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि लोकसभा का सदस्य जिसे सांसद या एमपी कहा जाता है तो निर्वाचित होने या चुने जाने की योग्यता रखता हो। अब मान लीजिए कि इसके जगह ऑप्शन में लिख दिया जाएगा कि संसद का सदस्य निर्वाचित होने या चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो फिर वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? संसद का सदस्य कहने का मतलब लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, क्योंकि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जबकि यहां साफ लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो इसलिए अगर संसद का सदस्य वहां लिख दिया जाए तो फिर वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इन शब्दों को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। चलिए, इन बातों को समझ गए। तो अब हम लोग देख लिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसे तो देख लिए, लेकिन उसके अलावा अन्य बातें भी हैं। तो देखते हैं कि वह अन्य बातें क्या क्या है। कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति या कोई उम्मीदवार जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह इन योग्यताओं को पूरी करने के बाद उसे नामांकन अर्थात नॉमिनेशन कराना होता है। तो उस नामांकन पत्र पर 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रस्तावक एवं अनुमोदक कौन होते हैं? तो प्रस्तावक को इंग्लिश में प्रोपोजर्स कहा जाता है, जबकि अनुमोदक को इंग्लिश में सेकेंडर्स कहा जाता है। तो यह जो प्रस्तावक एवं अनुमोदक यह मतदाता होते हैं। और मतदाता कौन होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? तो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो चूंकि जब ये प्रस्तावक एवं अनुमोदक मतदाता होते हैं तो हम इस लाइन को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम
50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित एवं 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। चलिए, इन बातों को समझने के बाद अब बात करते हैं कि प्रस्तावक का कार्य क्या होता है। तो प्रस्तावक का कार्य होता है प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव प्रस्तुत करना। मतलब ये जो 50 मतदाता होते हैं, यह भारत के निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि यह उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा। फिर बात करें अनुमोदक का मतलब। अनुमोदक का मतलब होता है समर्थन करना। तो इनका कार्य है कि इन 50 प्रस्तावकों के द्वारा जो रखा गया प्रस्ताव है उसका ये 50 अनुमोदक समर्थन करने का कार्य करते हैं। मतलब वह यह कहते हैं कि हम इन प्रस्तावकों के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि यह उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा। इन बातों को भी समझ गए। अब बात करते हैं कि क्या यह जो 50 मतदाता जो प्रस्तावक होते हैं, तो क्या वही सेम 50 मतदाता अनुमोदक भी होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निर्वाचक मंडल के जो 50 मतदाता प्रस्तावक होते हैं उनको छोड़कर निर्वाचक मंडल के अन्य 50 मतदाता अनुमोदक होते हैं। तो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अलग अलग होते हैं, सेम ही व्यक्ति नहीं होते हैं। तो इसका मतलब तो यह हो गया कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 100 निर्वाचक मंडल के मतलब निर्वाचक मंडल के 100 सदस्यों को अपने समर्थन में तो जरूर करना होगा, तभी वह चुनाव के लिए सोच भी सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन योग्यताओं को पूरी कर लिया तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा किसी भी उम्मीदवार को आरबीआई में अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होती है। और यह जो 15,000 रुपए की जमानत राशि है यह जब्त कब कर ली जाती है आरबीआई के द्वारा? अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है। मान लीजिए अगर उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उस उम्मीदवार की यह जो 15,000 रुपए की जो जमानत राशि है वह जब्त कर ली जाती है आरबीआई के द्वारा। इन बातों को समझ गए। अब बात करते हैं कि 1997 से पूर्व अर्थात पहले प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी, जबकि जमानत राशि 2500 रुपए थी। अभी वर्तमान में क्या है? प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या 50-50 है और जमानत राशि 15,000 रुपए है। तो यहां देखिए लिखा गया है कि 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन करके प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों और जमानत राशि में वृद्धि किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्यों प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या में वृद्धि की गई और जमानत राशि में भी क्यों वृद्धि की गई? ऐसा इसलिए किया गया कि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित करना जो गंभीरता से चुनाव को नहीं लड़ते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा संशोधन इसलिए किया गया कि वैसे उम्मीदवार को चुनाव से दूर करना जो उम्मीदवार गंभीरतापूर्वक चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब 1997 से पहले यह प्रस्तावक एवं अनुमोदक 10-10 था, तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो एमपी या एमएलए है तो उसे कुल 20 मित्र बनाना, कुल 20 मतदाता को अपने समर्थन में करना कौन सी बड़ी बात थी?
कोई बड़ी बात नहीं थी। जमानत राशि की तो छोड़ ही दीजिए, ये 2500 रुपये की तो बात ही नहीं हो रही है, यह तो बहुत नॉर्मल बात थी। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इस 20 मतदाता को अपने समर्थन में करना यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यह जो 50-50 अर्थात 100 मतदाता को अपने समर्थन में करना यह बड़ी बात है। तो इसीलिए ऐसा संशोधन किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। यह राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं बताता है, स्थिति बताता है। क्या स्थिति बताता है? इसके अंतर्गत कई सारे प्रावधान हैं, आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो पद ग्रहण की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त अर्थात खाली समझा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो यह कहा गया कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है और अगर वह व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पद ग्रहण की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। अर्थात पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से उस व्यक्ति को, जो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं, तो पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से उसे त्यागपत्र देना होगा। तो यही है इसका मतलब। तो इन बातों को समझने के बाद यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस सदन के व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। ऑप्शन में लिखा जाएगा कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन राज्य विधानसभा के नहीं। उसी तरह से अलग अलग ऑप्शन। और दूसरी बात कि जब यहां पर आप योग्यता पढ़े होंगे तो इसमें जो तीसरा पॉइंट था कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में यह ख्याल आया होगा कि लोकसभा का जो सदस्य होगा वही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी सदन का अगर सदस्य है, चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा, और राज्य लेवल पर कहें तो विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन का अगर वह सदस्य है तो राष्ट्रपति के लिए वह निर्वाचित हो सकता है। लेकिन पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से उसे त्यागपत्र देना होगा। सदन का सदस्य का तो छोड़ ही दीजिए, कोई आम नागरिक भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वह किसी सदन का सदस्य है तभी वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम नागरिक भी जो इन योग्यताओं को पूरी करता है तो वह भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है और उसके लिए वह निर्वाचित हो सकता है। तो इन बातों को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए आधिकारिक आवास, जिसे शासकीय आवास भी कहा जाता है, और उसे मतलब आधिकारिक या शासकीय आवास को ही राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। तो राष्ट्रपति बिना किराया दिए राष्ट्रपति भवन का उपयोग करेगा, मतलब उस राष्ट्रपति भवन में रहेगा और उसके लिए किसी भी तरह का उन्हें किराया नहीं देना होगा। फिर चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां, भत्ते वो विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। परिलब्धियां कहने का मतलब वेतन एवं अन्य लाभ। तो वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो यहां पर देखिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को परिलब्धियां या वेतन, भत्ते वो विशेषाधिकार जो प्राप्त होते हैं वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वह संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है।
अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पांचवा पॉइंट जो है वह यह है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो परिलब्धियां को ही उपलब्धियां भी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में परिलब्धियां ना लिखकर उसके जगह उपलब्धियां लिख दिया जाए, ठीक है, या वेतन लिख दिया जाए। तो परिलब्धियां को इंग्लिश में एमोल्यूमेंट्स कहा जाता है, जबकि भत्ते को इंग्लिश में अलाउंसेस कहा जाता है। तो राष्ट्रपति की परिलब्धियां या उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इन बातों को समझ गए। अब चलिए बात करते हैं कि कुछ और भी पॉइंट है कि 2018 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का जो वर्तमान वेतन है वह 5 लाख रुपए किया गया। तो इस संशोधन के पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना था? तो वह 1.5 लाख रुपए था। तो फिर बात करें कि इस संशोधन से पहले 2008 में भी जो है संशोधन किया गया था। और संशोधन किसमें? तो यही 1951 के अधिनियम में संशोधन किया गया था। कब? तो 2008 में। तो उस समय जो संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह से 1.5 लाख रुपये प्रति माह किया गया था। लेकिन 2018 में जो संशोधन किया गया तो वह 1.5 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति माह वेतन कर दिया गया। इन बातों को समझे। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है तो वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है, अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। और यह जो वेतन होता है वह आयकर से मुक्त होता है। आयकर से मतलब इनकम टैक्स से यह मुक्त होता है। इन्हें किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होता है। इन बातों को समझ गए। अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं कि हो सकता है एग्जाम में यह जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं पेंशन अधिनियम जो लिखा गया है 1951, तो इसके जगह वेतन भत्ते के जगह हो सकता है परिलब्धियां या उपलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1951 भी लिख दिया जाए, तो सेम ही बात है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष पूरा करने के बाद कोई भी राष्ट्रपति रिटायर करता है तो वह भूतपूर्व राष्ट्रपति कहलाता है, ठीक है। तो उस भूतपूर्व राष्ट्रपति को पेंशन कितना मिलता है? तो उनके वेतन का, उन्हें जो प्रतिमाह वेतन दिया जाता था, तो उनके प्रतिमाह वेतन का 50% जो है प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो मान लीजिए कि 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन है तो 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। लेकिन पेंशन के अलावा भी अन्य कई सारे सुविधाएं दी जाती है। जैसे बात करें कि पूर्ण सुसज्जित आवास, कार सुविधा, टेलीफोन सुविधा, यात्रा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, इनके अलावा सचिवालय स्टाफ और 60,000 रुपये वार्षिक कार्यालय खर्च के लिए दिया जाता है। यह तो हुआ भूतपूर्व राष्ट्रपति को पेंशन और अन्य सुविधाएं जो दी जाती है। लेकिन मान लीजिए कि वह भूतपूर्व राष्ट्रपति का अगर निधन हो जाता है तो उनके निधन होने के बाद उनके पति या उनकी पत्नी, उनके पति या पत्नी कहने का मतलब कि अगर कोई राष्ट्रपति मतलब पुरुष था तो उनकी पत्नी को, अगर कोई राष्ट्रपति महिला बनी तो उनके पति को। तो यही हुआ कि अगर किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति का अगर निधन होता है तो उनके निधन के बाद उनके पेंशन का जो आधा होगा तो वह आधा पेंशन उनके पति या पत्नी को दिया जाता है। उसके अलावा जो अन्य सारी सुविधाएं मिलती है वह तो दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक अंतर होता है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति को कार्यालय खर्च के लिए वार्षिक 60,000 रुपये दिया जाता है, जबकि उनके निधन के बाद उनके पति या पत्नी को कार्यालय खर्च के लिए वार्षिक 20,000 रुपये दिया जाता है। तो सिर्फ यही अंतर होता है और एक पेंशन में अंतर होता है। इन बातों को समझ गए। अब इसे समझने के बाद यहाँ देखिए विशेषाधिकार का जो बात था, राष्ट्रपति को जो मिलने वाला विशेषाधिकार, आइए इस विशेषाधिकार को समझते हैं कि मतलब विशेषाधिकार का मतलब क्या है। कुछ विशेष अधिकार। तो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान
उन्हें आपराधिक कार्यवाही से छुटकारा मिलती है। अगर किसी तरह का वह आपराधिक काम किए हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान उन पर किसी भी तरह का आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी। यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत कृत्यों के विरुद्ध भी किसी भी तरह का आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी। व्यक्तिगत कृत्य कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जो है कुछ गलत काम किए हैं तो उसे ही कहते हैं व्यक्तिगत कृत्य। लेकिन 2 महीने का नोटिस देने के बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है, जिसे इंग्लिश में ओथ या फिर अफर्मेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। लेकिन मान लीजिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में फिर राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम या फिर ज्येष्ठतम न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। वरिष्ठतम न्यायाधीश कहने का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, तो वही जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहने का मतलब कि फॉर्मेट, कि राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह यह है, इसका प्रारूप यह है कि मैं श्रद्धापूर्वक, पहला पॉइंट जो है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, अर्थात मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। दूसरा है कि संविधान और विधि का परिरक्षण कहने का मतलब प्रिजर्व, संरक्षण करने का मतलब प्रोटेक्ट, और प्रतिरक्षण करने का मतलब डिफेंड, तो डिफेंड करूंगा। तीसरा है कि भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, अर्थात भारत की जनता की सेवा और कल्याण करता रहूंगा। तो यही जो है राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। अब यहां से एक बात यह जान लेते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा अनुसूची 3, ठीक है, और फिर आपको दूसरा या तीसरे ऑप्शन में रखा जाएगा अनुच्छेद 60। तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 60। अनुसूची 3 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अनुसूची 3 में भी शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है, लेकिन आप उस अनुसूची 3 को ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें राष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसलिए अगर प्रश्न यह पूछा जाता है तो आपको आंसर अनुच्छेद 60 लगाना है, अनुसूची 3 नहीं लगाना है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में। अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो बात करें कि सबसे पहले यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है वह किस आधार पर चलाई जाती है। ठीक है, तो वह संविधान के उल्लंघन करने के आधार पर चलाई जाती है। संविधान का उल्लंघन कहने का मतलब संविधान का अतिक्रमण करना या संविधान का वायलेशन करना। तो अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तो उस पर महाभियोग चलाई जाती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है संविधान का उल्लंघन करने पर, तो संसद के द्वारा चलाई जाती है। तो यहां लिखा गया पहला पॉइंट कि संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा चलाई जाती है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह बात को समझ गए। अब देखिए यहां से जो प्रश्न पूछेगा वह यह पूछेगा कि राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जाता है। किस प्रक्रिया से? तो महाभियोग की प्रक्रिया से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जाता है, और किस प्रक्रिया से? तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है।
ठीक है, और राष्ट्रपति को दूसरा कोई भी नहीं हटा सकता है उसके पद से। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उस प्रक्रिया को प्रारंभ, मतलब वह प्रक्रिया संसद के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन तो संसद के किस सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए पहले पॉइंट में लिखा गया है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन, तो संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो या तो लोकसभा के द्वारा भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है या फिर राज्यसभा के द्वारा भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि प्रक्रिया प्रारंभ करने से राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना होता है। यहां पे लिख लीजिएगा कि 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना होता है महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले। जिस भी सदन के द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा तो उस सदन को 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना होगा कि हम इस तिथि को जो है आप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, महाभियोग का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। ठीक है, और उस लिखित सूचना पर उस सदन के, मतलब जिस सदन के द्वारा यह सूचना दिया जाएगा, तो उस सदन के कुल 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, उस लिखित सूचना पर, इस बातों को जान लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति को जिस सदन द्वारा भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उस सदन के कुल 1/4 सदस्यों के द्वारा उस लिखित सूचना पर हस्ताक्षर करके उन्हें सूचना दे दिया गया। अब सूचना देने के बाद मान लीजिए कि पहले सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और यह जो महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरू की जाएगी तो उस महाभियोग प्रक्रिया को उस पहले सदन के कुल सदस्यों के, यहां लिख लीजिएगा कि कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा वह महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, फिर पहले सदन से महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के बाद वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, और जब दूसरे सदन में यह प्रस्ताव जाएगा तो क्या होगा, उस दूसरे सदन में राष्ट्रपति को स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए दिया जाएगा। मतलब दूसरे सदन में जब यह प्रस्ताव जाएगा महाभियोग का प्रस्ताव, तो उस सदन में राष्ट्रपति या तो खुद या वह अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपने बात को रखवा सकते हैं। ठीक है, अपना स्पष्टीकरण पेश कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर वह दूसरा सदन क्या करेगा कि उसकी जांच करेगा, उस महाभियोग प्रक्रिया की जांच करेगा जो पहले सदन के द्वारा पारित करके भेजा गया है। अगर जांच करने के बाद दूसरे सदन के भी कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर उसे पारित कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा कि उसी दिन से राष्ट्रपति का पद मुक्त समझा जाता है, यानी राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाता है और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है उसी दिन, जिस दिन दूसरे सदन से भी यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो इन बातों को समझे। तो पहला सदन और दूसरा सदन कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर लोकसभा से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा से यह प्रस्ताव पारित होता है तो यह लोकसभा में जाएगा। अब बात करते हैं कि हम लोग यह तो जान गए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाती है, लेकिन संसद द्वारा चलाई जाने वाली यह कैसी प्रक्रिया है? तो संसद द्वारा चलाई जाने वाली यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी संसद जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाता है तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को समझने से पहले अर्ध न्यायिक संस्था को समझिए, क्योंकि अर्ध न्यायिक संस्था के द्वारा जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसे ही अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। तो अर्ध न्यायिक संस्था ऐसी संस्था होती है जिसके पास कानून लागू करने वाली संस्था, तो कानून लागू करने वाली संस्था जैसे न्यायालय। तो अब इसे फिर से कहते हैं कि अर्ध न्यायिक संस्था
ऐसी संस्था होती है जिसके पास न्यायालय के समान शक्ति होती है लेकिन वह न्यायालय नहीं होती है, तो उसे ही अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। और उस संस्था के द्वारा जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसे ही अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो अब आप समझ गए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग कौन कौन लेते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है तो उसमें भाग कौन कौन लेते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों कहने का मतलब कि सभी सदस्य कहने का मतलब निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों तरह के सदस्य, और दोनों सदन मतलब लोकसभा के भी सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। अब यहां से देखिए, इस पॉइंट से दो प्रश्न निकल कर आता है। दो प्रश्न क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है, हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है। ठीक है, तो वह कौन कौन है, इस बातों को समझिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो हिस्सा लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए लिखा गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भाग लेते हैं केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस बात को आप समझ गए। अब यहां से ही देखिए, फिर एक और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन उसके निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रश्न का जस्ट अपोजिट प्रश्न, तो वह कौन हो जाएगा, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। अब देखिए, यह जो मनोनीत सदस्य था तो यह क्या था, हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये भाग नहीं लेते थे लेकिन क्या है कि ये महाभियोग प्रक्रिया में जो है भाग ले रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर यह हो जाएगा। इन बातों को आप समझ गए। अब लास्ट में जो है कि महाभियोग से चूंकि बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो आज इतना ही। थैंक यू।